गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जापान में पैसेंजर प्लेन और कोस्ट गार्ड का विमान टकराया। पैसेंजर प्लेन के सभी 369 यात्री सुरक्षित, कोस्ट गार्ड के 5 क्रू मेंबर्स की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो के होनेडा एयरपोर्ट पर एक प्लेन में आग लग गई। जापान टाइम्स के मुताबिक लैंडिंग से पहले विमान कोस्ट गार्ड के प्लेन से टकरा गया। इस दौरान कोस्ट गार्ड के प्लेन में सवार 6 में से 5 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। वहीं पायलट घायल होने के बाद भी विमान से निकलने में कामयाब रहा। दोस्तों, जापान एयरलाइन JAL के एक प्रवक्ता ने कहा है कि पैसेंजर प्लेन होकाइडो के शिनचितो से एयरपोर्ट से रवाना हुआ था। इसमें करीब 367 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर सवार थे। सभी को प्लेन से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। देश भर में ट्रक और टैंकर के चक्के जाम, गड़बड़ा गई सप्लाई चेन और बढ़ गई पेट्रोल डीजल की किल्लत। जी हां दोस्तों, हिट एंड रन से जुड़े कानून में बदलाव के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। देश भर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ गया है। ड्राइवरों ने ट्रक, टैंकर और बसों को सड़क पर छोड़ दिया है और बेमियादी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। ये प्रदर्शन तेजी पकड़ता जा रहा है, यानी कि हड़ताल करने वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर कुछ दिनों तक यही हाल रहा तो पूरे देश में न सिर्फ सप्लाई चेन ठप हो जाएगी बल्कि फ्यूल की किल्लत भी नागरिकों की मुसीबत बढ़ाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश में ट्रक एसोसिएशन की यह हड़ताल आम चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले हो रही है। ऐसे में राजनीतिक माहौल भी गर्माने की संभावना बढ़ गई है। नए कानून का देश भर में जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है। हड़ताल का मंगलवार को दूसरा दिन है। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में हड़ताल ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि ड्राइवर अपनी इच्छा से हड़ताल पर हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान। हर रोज 50,000 लोगों को कराएंगे रामलला के दर्शन। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी भाजपा की मंगलवार को हुई अहम बैठक में यह फैसला लिया गया कि 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल बनाया जाएगा और इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से यह भी कहा गया है कि वे 22 जनवरी को सभी लोगों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को दिखाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सभी लोग अच्छे से दर्शन कर सकें, किसी को असुविधा ना हो, बिना भेदभाव के दर्शन करवाना है। बैठक में 22 जनवरी के बाद आम लोगों को राम मंदिर का दर्शन करने के लिए सहयोग करने के लिए कहा गया है। नड्डा ने कहा कि भाजपा हर बूथ लेवल से कार्यकर्ताओं को राम मंदिर का दर्शन कराएगी और इसके लिए 25 जनवरी से 25 मार्च तक मुहिम चलाई जाएगी, जिसके तहत भाजपा कार्यकर्ताओं को राम मंदिर का दर्शन कराएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। जापान के भूकंप में अब तक 48 की मौत, 1 लाख लोगों ने घर छोड़ा, 200 इमारतें जली, 140 आफ्टर शॉक के बीच रेस्क्यू जारी। जी हां दोस्तों, जापान के इशिकावा में नए साल के पहले दिन 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया था। जापान टुडे के मुताबिक इससे अब तक 48 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 140 आफ्टर शॉक भी दर्ज किए गए हैं। इनकी तीव्रता 3.4 से 4.6 के बीच रही। इस बीच सुरक्षाकर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इशिकावा में भूकंप से कई जगह पर आग भी लग गई है। इससे 200 इमारतें जलकर खाक हो चुकी है। 32,500 घरों में बिजली नहीं है। यहां एक और भूकंप की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक हो, बिहार सरकार से बोला सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल दोस्तों, कोर्ट ने मंगलवार को बिहार सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण आंकड़ों के आधार पर आगे निर्णय लेने से रोकने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने पब्लिक डोमेन में डाले गए आंकड़ों के विभाजन की सीमा पर भी सवाल उठाया और कहा कि जाति आधारित सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि अगर कोई निकाले गए किसी विशेष निष्कर्ष को चुनौती देने को इच्छुक है तो वह उस डेटा को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने अंतरिम निर्देश की मांग की और कहा कि रिपोर्ट को लागू करने और आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 70% करने की तत्काल आवश्यकता है और इसे पटना हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। 19 राज्यों में कोहरा, 9 शहरों में जीरो विजिबिलिटी। राजस्थान, यूपी में सुबह का तापमान 6 डिग्री। उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश के 19 राज्यों में मंगलवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई। भोपाल, अजमेर, बीकानेर, लखनऊ, वाराणसी, बहराइच, बरेली, पटियाला और देहरादून में जीरो विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई। कोहरे का असर ट्रेनों पर भी देखने को मिला। दिल्ली में 26 ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर नहीं चल पाई। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में आज सुबह तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के
के मुताबिक आज देश के उत्तरी राज्यों और उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। दिल्ली, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। वहीं दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 5 से 11 जनवरी के बीच रात और दिन के तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। उधर दोस्तों भारत के कुछ राज्यों में शीतलहर फिलहाल चल रही है, जिसका अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार किया नया नारा। जी हां दोस्तों, साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी बीच बीजेपी ने आम चुनाव को लेकर नया नारा तय कर लिया है। सूत्रों ने बताया कि यह नारा अब की बार 400 पार है, तीसरी बार मोदी सरकार है। साथ ही बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा स्तर पर संयोजक और सह संयोजक तय कर दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि जल्दी पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा होगा। पीएम मोदी का दौरा 22 जनवरी के बाद से शुरू होगा। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने यह नारा ऐसे समय पर गढ़ा है जब मंगलवार को ही नई दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हुई इस मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी महासचिव सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और मनसुख मांडविया सहित कई नेता शामिल थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, यूपी और बंगाल समेत इन राज्यों में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फार्मूला हुआ तैयार। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट हुए इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की संभावित तस्वीर सामने आ गई है। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 320 से 330 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इनमें करीब 250 सीटें ऐसे राज्यों में है जहां कांग्रेस अकेले लड़ सकती है, जबकि करीब 75 सीटें उन 9 राज्यों में जहां कांग्रेस सहयोगियों के साथ गठबंधन में है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की गठबंधन कमेटी सीटों के संबंध में अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप सकती है। प्रदेश इकाइयों से चर्चा कर चुकी कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी बुधवार यानी कि 3 जनवरी आज पार्टी अध्यक्ष खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व सीट बंटवारे पर सहयोगी दलों से बात करेगा। वहीं दोस्तों कांग्रेस जिन 9 राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा करेगी उनमें दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। सूत्रों ने बताया है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना बेहद कम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह खान की 8 लोकेशंस पर ईडी की छापेमारी, दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी अमानतुल्लाह खान सहित कुछ अन्य आरोपियों की कई लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। जांच एजेंसी के तफ्तीशकर्ताओं के मुताबिक 2 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में 8 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और काफी सबूतों को इकट्ठा किया गया। जांच एजेंसी के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक ये सर्च ऑपरेशन दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत डाले गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 33 साल पहले की थी राम मंदिर निर्माण की भविष्यवाणी, अब देवराहा बाबा आश्रम पहुंचा प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र। जी हां दोस्तों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए विशिष्ट लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। इसी क्रम में यूपी के देवरिया जिले के मैल स्थित ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा आश्रम के महंत को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है। इसको लेकर यहाँ के महंत श्याम सुंदर दास जी महाराज बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा है कि जिस महापुरुष के आशीर्वाद से मंदिर निर्माण हुआ वहां अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। निमंत्रण पत्र आना सौभाग्य की बात है और भगवत कृपा से हम अयोध्या अवश्य जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 379 अंक गिरकर 71,892 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 76 अंक फिसला। बैंकिंग, आईटी और मेटल शेयर से ज्यादा रही गिरावट। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 2 जनवरी को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 379 अंक की गिरावट के साथ 71,892 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 76 अंकों की गिरावट रही, ये 21,665 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बैंकिंग, आईटी और मेटल शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी देखने को मिली। इससे पहले एक दिन पहले बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज डिविस लेबोरेटरी, अडानी पोर्ट्स और सन फार्मा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में आइसर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट रहे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क को हिस्सेदारी नहीं बेचेगी वोडाफोन आइडिया। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में सेबी को दी जानकारी, कंपनी का शेयर 5% से ज्यादा गिरा। जी हां दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने उस खबर को खारिज कर दिया है जिसमें एलन मस्क की स्टारलिंक प्रोजेक्ट के साथ टाइप और हिस्सेदारी बेचने की बात कही गई थी। वोडाफोन आइडिया ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि 29 दिसंबर 2023 को बिजनेस वर्ल्ड में लगी खबर के आधार के बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि कंपनी सेबी लिस्टिंग के नियमों का पालन करेगी। इस खबर के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर 5.59% की गिरावट के साथ 16.05 पर बंद हुआ। इससे पहले बिजनेस वर्ल्ड ने 29 दिसंबर 2023 को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें दावा किया गया था कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ हिस्सेदारी बिक्री को लेकर कंपनी की बातचीत चल रही है। इसी रिपोर्ट के आधार पर सेबी ने उनसे जवाब मांगा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, झारखंड के सीएम सोरेन पत्नी को गद्दी सौंपने की तैयारी में। ईडी के 7 नोटिस के बाद सरकार बचाने की कवायद, कल विधायक दल की बैठक बुलाई। जी हां दोस्तों, झारखंड सरकार पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाला और अवैध खनन के आरोपों में फंसते दिख रहे हैं। 3 जनवरी को सोरेन ने महागठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई है। चर्चा है कि इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सीएम के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। हेमंत सोरेन इस संबंध में कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। हेमंत सोरेन ने मंगलवार को महाधिवक्ता राजीव रंजन से मुलाकात भी की। वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी हुई जिसमें सीएम के सचिव विनय चौबे भी शामिल हुए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आमिर की बेटी की शादी आज, रिसेप्शन 13 को ताज लैंड्स एंड में ग्रैंड वेडिंग, 900 लोग शिरकत करेंगे। रिसेप्शन जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा। जी हां दोस्तों, आमिर खान की बेटी आयरा खान की शादी की ऑफिशियल डेट सामने आ गई है। 3 जनवरी यानी कि आज मुंबई के होटल ताज लैंड्स एंड में शादी होगी। शादी में करीब 900 मेहमानों को इन्विटेशन दिया गया है। वहीं 13 जनवरी को मुंबई के फेमस जियो वर्ल्ड सेंटर में रिसेप्शन होगा। रिसेप्शन का कार्ड सामने आ गया है। सोर्सेज की माने तो आमिर के करीबी दोस्त सलमान खान और शाहरुख खान को भी न्योता दिया गया है। आमिर खान ने अब तक जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है वो सभी इस ग्रैंड वेडिंग में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान अजमेर दरगाह के पास गिरी 4 मंजिला इमारत, कई लोगों के मलबे में दबने की आशंका। जी हां दोस्तों, राजस्थान की प्रसिद्ध अजमेर दरगाह के पास एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। इसके मलबे में 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका है। घटना दरगाह के गेट नंबर 5 के पास की है। यहां अचानक एक इमारत भरभरा कर गिर गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। स्थिति के मद्देनजर कलेक्टर, एसपी सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस की अतिरिक्त टीम और बचाव दल भी मौके पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, योगी राज की बनाई रामलला की मूर्ति स्थापित होगी, केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी। कर्नाटक के मूर्तिकार ने इंडिया गेट की नेताजी की प्रतिमा भी तराशी। जी हां दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति फाइनल हो गई है। इसे कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने लिखा है कि जहां राम है वहां हनुमान है। कर्नाटक हनुमान की भूमि है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए यह एक महत्वपूर्ण सेवा है। उधर दोस्तों भाजपा नेता येदियुरप्पा ने भी योगी राज को बधाई दी और इसे राज्य के लिए गौरव का पल बताया। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट ने इसकी अब तक कोई पुष्टि नहीं की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में मोदी सरकार, लागू होने जा रहा है यह अहम कानून, 2019 में संसद ने किया था पास। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए को अधिसूचित करने जा रही है। मनी कंट्रोल वेबसाइट ने सरकारी सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सरकार ने इसके लिए पूरा मन बना लिया है। साल 2019 में संसद द्वारा पास किए गए इस कानून के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लाए गए सीएए कानून के तहत पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से सताए गए ऐसे गैर मुस्लिम प्रवासी जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की 30वीं किस्त को सरकार ने दी मंजूरी, 11 जनवरी तक बिक्री चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जरूरत पर ही सवाल उठाया। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी होने वाले इलेक्ट्रोल बॉन्ड की 30वीं किस्त को मंजूरी दे दी है। इनकी बिक्री 2 जनवरी यानी कि आज से शुरू हो गई है जो 11 जनवरी तक चलेगी। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि यह बॉन्ड एसबीआई की 29 ब्रांच में भेजे जाएंगे जिनमें बैंक की बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, रायपुर और मुंबई शाखा शामिल है। कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनियां इलेक्ट्रोल बॉन्ड को खरीदकर किसी भी पार्टी को पैसा या चंदा के रूप में दे सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जरूरत पर ही सवाल उठाया है। 5 जजों की बेंच ने 4 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और चुनाव आयोग से सभी दलों की फंडिंग का ब्यौरा मांगा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेल कंपनियों को झटका, सरकार ने कच्चे तेल पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, डीजल एटीएफ पर मिली राहत।
जी हाँ दोस्तों, नए साल में मोदी सरकार ने तेल कंपनियों को झटका देते हुए कच्चे तेल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को बढ़ाने का फैसला किया है। यह बढ़कर अब 2300 रुपए प्रति टन हो गया है। सोमवार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स पर लगने वाले टैक्स पर होने वाली समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल या जेट फ्यूल पर लगने वाले टैक्स को कम करने का फैसला किया गया है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत ने की बलूच आतंकवादियों की फंडिंग, पाकिस्तान का आरोप। केयरटेकर पीएम बोले, बलूचिस्तान को 1971 का बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम अनवर उल हक काकड़ ने कहा है कि बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले आतंकवादियों को भारत और यहां की खुफिया एजेंसी रो से फंडिंग मिलती है। पाकिस्तान के द डॉन के मुताबिक लाहौर में बिजनेस फैसिलिटी सेंटर में 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काकड़ ने करीब 15 मिनट इसी मुद्दे पर बात की। काकड़ ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई आईएसआई के पैसों से लड़कर देखे कि उनका क्या हाल होगा। हमारी लड़ाई बलूचिस्तान के सशस्त्र संगठनों के खिलाफ है, बलूचों से नहीं है। प्रदर्शन कर रहे लोगों को यह समझना होगा कि उनके परिजन देश के खिलाफ काम कर रहे थे। ये विदेश मदद से किया गया एक सशस्त्र विद्रोह है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जापान भूकंप और सुनामी में फंसे थे जूनियर एनटीआर सुरक्षित भारत लौटकर कहा, मैं पूरा एक हफ्ता वहीं था, भूकंप के झटकों से गहरे सदमे में हूं। जी हां दोस्तों, जहां पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है, वहीं जापान में 1 दिसंबर को 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। जापान के इशिकावा शहर में तबाही मच गई, इसमें कई लोगों की जान चली गई। अब दोस्तों, जूनियर एनटीआर ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर कर बताया कि वो भी नए साल की शुरुआत करने के लिए जापान गए हुए थे जब वहां भूकंप आया है। जूनियर एनटीआर ने बताया कि भूकंप के झटकों से तो वह गहरे सदमे में है। जूनियर एनटीआर ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पीओके में हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही है बड़ी साजिश, केंद्र सरकार ने जेएनके के लिए बनाई खास रणनीति। जी हां दोस्तों, साल 2023 के आखिरी में जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा। 21 दिसंबर को राजौरी में आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के राजौरी का दौरा किया, सेना को सतर्क और मुस्तैद रहने की हिदायत दी। अब दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पुंछ राजौरी से लेकर कश्मीर घाटी तक आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। यह सब उस खुफिया जानकारी के आने के बाद किया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि पीओके में आईएसआई भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। दोस्तों, खुफिया जानकारी के मुताबिक सीमा पार यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकी कमांडरों के साथ एक बड़ी साजिश रचने में जुटी हुई है। वो जम्मू कश्मीर में 600 से ज्यादा सोशल मीडिया के फेक अकाउंट सक्रिय करने में लगी हुई है। इन अकाउंट के जरिए पाकिस्तान प्रायोजित प्रोपेगेंडा प्रसारित करने की कोशिश की जा रही है। वहां के नौजवानों को बरगलाकर आतंक को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इस पर भारत के सरकारी एजेंसियों को कड़ी नजर रखनी है। बहुत जल्द ही इसके खिलाफ बड़ा कदम भी उठाया जा सकता है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय एक बड़ी योजना पर काम कर रहा है जो पाक प्रायोजित आतंक को खत्म कर देगी। तो दोस्तों, यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव किस तरीके से होता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत की राज्यसभा में चुने गए मेंबर्स को किस तरीके से चुना जाता है तो जल्दी से आप बता दीजिए इस सवाल का जवाब। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।